बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 2 के हमने 7 पार्ट्स पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इस यूनिट का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि इसका पार्ट 8 है। लास्ट पार्ट, इस पार्ट के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्कूल एज हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम एडोलेसेंट्स जो है स्टेज वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो एडोलेसेंस लास्ट स्टेज है चिल्ड्रंस का, कि चिल्ड्रंस को हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था कि 18 एज तक, 18 साल तक जिनकी उम्र होती है तो उनको हम चिल्ड्रन कहते हैं। तो ये जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है ये 13 to 18 ईयर्स होती है, यानी स्कूल एज 12 ईयर पे ख़त्म होता है और इससे आगे की जो स्टेज होती है 13 से लेके 18 तक, तो ये एडोलेसेंट कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है एडोलेसेंस एज, फ़िज़िकल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। अब इनकी एडोलेसेंट एज में फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी होती है, यानी इनकी वेट है वो भी बढ़ती हैं, हाइट इनकी बढ़ती हैं, साथ में इनके वाइटल साइंस, मज़ीद मैच्योरेशन इनके वाइटल साइंस की हो जाती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें स्टार्ट हो जाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनकी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती हैं और सोशल डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो यहाँ पे भी ग्रेजुअली स्टार्ट रहते हैं, इनकी ग्रोथ होती रहती हैं। डिफिनीशन ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंस इज़ ए ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अब देखिए, इससे ही MCQs बन सकती है स्टूडेंट्स। MCQs इस तरह बनेगी कि विच वन इज़ ए ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये एडोलेसेंस है, यानी वो पीरियड, वो टाइम के उस टाइम में चाइल्डहुड से एक चाइल्ड अब एडल्टहुड की तरफ चला जाता है, यानी उसकी जब 18 ईयर पूरे हो जाते हैं तो अब हम उसको बच्चा नहीं कह सकते, अब वो एडल्टहुड में चला जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये एक ऐसी ट्रांजिशन पीरियड है, एक ऐसी तब्दीली का वक्त है कि जिसमें एक बच्चा अब एडल्ट बन जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अकम्पलिशमेंट। अब ये जो एडोलेसेंस पीरियड होती है ये भी चाइल्डहुड में, इससे पिछली जो स्टेजेस थे उसमें जितने एक्सपीरियंस थे, जितने अकम्पलिशमेंट की हुई थी इस बच्चे ने, तो उसके बेसिस पे होती हैं। यानी अगर इससे पहले के स्टेजेस बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली इनके गुजरे हैं तो ये स्टेज भी बहुत अच्छे से इनका गुजरेगा और इनकी पर्सनैलिटी एज ए वेल बीइंग डेवलप होगी। It begins with the appearance of secondary sex characteristics and end with somatic growth is completed and the individual is psychologically mature. अब देख ले स्टूडेंट्स की जो एडोलेसेंस पीरियड है इसकी बिगिनिंग किस चीज़ से होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू होती हैं, बोथ इन फीमेल्स एंड मेल्स, एंड और उनकी एंड तब होती हैं जब उनकी सोमेटिक ग्रोथ कंप्लीट होती है। यानी एडोलेसेंस पीरियड जो है इसकी स्टार्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू होती हैं और हम इसको तब समझते हैं कि ये एडोलेसेंट पीरियड ख़त्म हुआ है, यानी 18 एज जब पूरी हो जाती हैं तो उसमें इन बच्चों का जो सोमेटिक ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है? सोमेटिक ग्रोथ मींस कि जो उनकी वेट गेन करने की जो ग्रोथ थी, उनकी हाइट गेन करने की, उनकी सरकमफियरेंस और उनके ऑर्गन के साइज़ की जो ग्रोथ थी वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। यानी वेट के लिहाज से अगर हम देखें तो बंदा जो है वो एडल्टहुड के बाद भी वेट गेन कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो जितनी वेट गेन होनी थी डेवलपमेंट के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, तो वो यहाँ तक एडोलेसेंट पीरियड के ख़त्म होने तक, 18 एज के ख़त्म होने तक कंप्लीट हो जाती हैं। हाइट इनकी कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे का जो एज होता है, एडल्टहुड हो गया और ओल्ड एज होता है, तो उसमें बंदे की हाइट जो है वो फिर नहीं बढ़ती। बस ये लास्ट पीरियड होती है एडोलेसेंट पीरियड के, इसमें हाइट जितनी बड़ी, जितने हाइट का बंदा पहुंचा तो उतने हाइट का वो होगा। फिर उसकी जो हेड सरकमफियरेंस, उसकी चेस्ट सरकमफियरेंस, उसके ऑर्गन की जो साइज़ है वो एडोलेसेंट पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो कंप्लीट हो जाती हैं, यानी उनकी जो ओवरऑल सोमेटिक ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती हैं।
और वो इंडिविजुअल जो है, जो अभी उसकी 18 एज पूरे हो चुके हैं, तो वो अब साइकोलॉजिकली भी मैच्योर कहलाएगा। अब साइकोलॉजिकली उसकी जो कॉग्निटिव लेवल है वो भी मैच्योर बन जाएगी। फिजिकल ग्रोथ देख लें इनकी कि इनमें वेट गेनिंग का क्या है। ग्रोथ स्पर्ट्स बिगेन अर्लियर इन गर्ल्स 10 to 14 ईयर्स वाइल इट इज़ 12 to 16 इन बॉयज़। यानी ग्रोथ स्पर्ट्स, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ तेज़ी से होती है, ख़ास करके जो गर्ल्स होते हैं तो उनमें 10 to 14 ईयर्स जो है इस दौरान उनकी वेट गेनिंग होती है ज़्यादा, और जो बॉयज़ होते हैं तो उनकी 12 से 16 एज के दौरान। यानी गर्ल्स में बॉयज़ से जल्दी जो है उनकी वेट गेनिंग इस स्टेज में जल्दी होती है, एयरली होती है बॉयज़ से बनस्बत बॉयज़ के। गर्ल्स यहाँ पे वेट गेन जल्दी कर लेते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। मेल्स गेन 7 to 30 kg वाइल फीमेल्स गेन 7 to 25 kg। लेकिन ये है कि जब वेट गेनिंग इनकी हो जाती है और वो चेक किया जाता है तो वज़न ज़्यादा मेल्स का होता है, वो 7 to 30 kg गेन कर लेते हैं और फीमेल 7 to 25 kg गेन कर लेते हैं। लेकिन पहले जो है वो फीमेल गेन कर लेती हैं और फिर बाद में 12 साल में, यानी फीमेल 10 साल में ही वेट गेन स्टार्ट कर लेती हैं, जितना उनको वेट गेन करना है वो कर लेती हैं 10 साल से 14 साल तक। लेकिन बॉयज़ 12 साल में उनकी स्टार्ट होती है और 16 साल तक वो वेट गेनिंग करते हैं। हाइट, बाय द एज ऑफ 13 द एडोलेसेंट ट्रिपल्स हिज बर्थ लेंथ। अब देखिए जब 13 ईयर्स हो जाते हैं तो 13 ईयर्स के बाद उस चिल्ड्रन की, उस बच्चे की जो हाइट है वो अब उसके बर्थ में जितनी हाइट थी उसके ट्रिपल हो जाती है। तो बर्थ में हाइट कितनी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 47.5 to 53.75 सेंटीमीटर एट बर्थ एक बच्चे की हाइट होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम 47.5 को ट्रिपल कर ले तो कितना होता है, 142.5 होता है, और 53 को अगर हम डबल कर ले 53.75 को तो 161.25 होता है। मींस के एडोलेसेंट में एक बच्चा जो है उसकी हाइट 142.5 to 161.25 सेंटीमीटर होती है। यानी वो अपने जो बर्थ में जो उसकी हाइट थी उसको अब ट्रिपल कर लेती है या कर लेता है। Male gains 10 to 30 centimeter in height. Female gains less height than males as they gain 5 to 20 centimeter. अब देख लें कि मेल की हाइट भी फीमेल से बड़ी होती है। मेल 10 to 30 सेंटीमीटर हाइट गेन कर लेते हैं और फीमेल्स उनसे थोड़ा कम यानी 5 to 20 सेंटीमीटर वेट गेन कर लेते हैं। ग्रोथ इन हाइट सीएस एट 16 to 17 ईयर्स इन फीमेल्स एंड 18 to 20 इन मेल्स। अब देख लिए जो ग्रोथ इन हाइट है, हाइट के हिसाब से जो ग्रोथ है तो वो 16 to 17 ईयर्स में फीमेल्स में ख़त्म हो जाती है। यानी 16 से 17 साल जब एक बच्ची के हो जाते हैं तो फिर उस बच्ची के अब हाइट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जितना उसने हाइट गेन करना था बस 17 साल की उम्र तक उसने कर लिया, अब उससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, तो उनमें 18 to 20 ईयर्स है, यानी 18 से लेके 20 साल तक उनकी हाइट बढ़ती है, और जब उनके 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ती। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ अब इनकी देख लें कि इनके जो पल्स है वो अब मेच्योर हो के रीच एडल्ट वैल्यू 60 to 80 बीट्स पर मिनट। अब इनके पल्स जो कि बर्थ के टाइम पे 120 to 160 बीट पर मिनट थी, इन्फेंसी में 110 to 150 बीट पर मिनट थी, टोडलर्स में 80 to 130 बीट पर मिनट थी, प्री स्कूल एज में 80 to 120 बीट पर मिनट थी, स्कूल एज में 70 to 115 या 120 बीट पर मिनट थी, और जब एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर यहाँ पे आके 60 to 80 बीट पर मिनट हो जाती है। अब इतनी इनकी पल्स होती है, इतनी इसकी मैचुरेशन हो चुकी होती है। रेस्पिरेशन का देख ले कि इनकी जो रेस्पिरेशन है वो 16 to 20 साइकिल पर मिनट है, जो कि बर्थ में 35 to 60 साइकिल पर मिनट थी, इन्फेंसी में 35 to 45 साइकिल पर मिनट थी, टोडलर्स में 20 to 30 साइकिल पर मिनट थी, प्री स्कूल एज में भी 20 to 30 साइकिल पर मिनट थी, स्कूल एज में 18 to 25 साइकिल पर मिनट थी, और अब एडोलेसेंस पीरियड आ गई तो इसमें 16 to 20 साइकिल पर मिनट है। अब यहाँ पे देखें एनबी मीन्स नोट,
इस चीज़ को नोट करें कि द सेबेशियस ग्लैंड ऑफ फेस, नेक एंड चेस्ट बिकम मोर एक्टिव व्हेन देयर सिक्रीशंस एक्युमुलेट अंडर द स्किन इन फेस, एक्ने विल अपीयर। अब ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंट पीरियड, इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड है, फेस के सेबेशियस ग्लैंड, नेक के सेबेशियस ग्लैंड और चेस्ट के सेबेशियस ग्लैंड, ये मोर एक्टिव हो जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड यही जो ऑयली ग्लैंड होती है, जो ऑयली सिक्रीशन करते हैं हमारे फेस पे, बालों पे, तो इनको सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। और ये सेबेशियस ग्लैंड इस दौरान एडोलेसेंट पीरियड के दौरान मोर एक्टिव हो जाते हैं, और मोर एक्टिव होने की वजह से इनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है। और जब इनकी सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं और वो सिक्रीशन अंडर द फेस एक्युमुलेट कर जाती हैं, तो फेस में फिर एक्नी बनते हैं। तो ये एक्नी बनना इस एज में ये कंसर्न होता है और वो जो बच्चे होते हैं इस एज में, तो उनको वो एक्नी जो है वो उन एक्नी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए तरह तरह के मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इस तरह उन एक्नी वगैरह के लिए मेडिसिन यूज़ करना ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो मेडिसिन से फिर ठीक नहीं होते। उनके लिए बस सोप और गर्म पानी यूज़ करके जब उनको साफ़ किया जाता है सुबह शाम, तो फिर वो उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन वगैरह यूज़ करना ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि ये जो पीरियड होती है एडोलेसेंट पीरियड, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन गर्ल्स, इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, चेंज इन विजिनल सिक्रीशंस, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, menstruation. First menstruation is called menarche, which occur between 12 to 13 years. अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आते हैं जो कि हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे मिनार्की का बताया है कि मेंस्ट्रुएशन होती है 12 to 13 ईयर्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उसको कहा जाता है मिनार्की। अब ये आपने याद रखनी है। Secondary sexual characteristic in boys, increase in size of genitals, swelling of breast, growth of pubic, axillary, facial and chest hairs, change in voice, तो इनकी वॉइस में भी चेंजेस आते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ शोल्डर ब्रीथ, इनकी जो शोल्डर की ब्रेथ होती है, वेथ होती है, तो उसमें इंक्रीज आती हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विच इज़ अ साइन ऑफ प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है इस पीरियड में, एडोलेसेंट पीरियड में, जो कि प्यूबर्टी की एक साइन होती है। As teenagers gain independence, they begin to challenge values. अब ये जो टीनेजर्स होते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, तो ये इंडिपेंडेंस बन जाते हैं। अब ये अपने माँ बाप जो होते हैं उन पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते, अब ये डिपेंडेंट होते हैं, अपने काम खुद कर पाते हैं, अपने आप पे ये अथॉरिटी चाहते हैं कि इनके जो फैसले वगैरह हो वो ये खुद करे, अपने लिए कोई चीज़ खुद पसंद करे। तो इस तरह तो अपने वैल्यूज़ को चैलेंज करते हैं। वैल्यूज़ को चैलेंज मीन्स कि इनकी कोई बिलीफ वगैरह होती है कोई, तो उनको ये चैलेंज करते हैं कि अच्छा ये अगर ऐसा है तो मेरा बिलीफ इस पे क्यों है, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहा हूँ। तो उनके बारे में सोचते हैं ख़ुद से, अब हर चीज़ वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल ऑफ एडल्ट अथॉरिटी, यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन इनकी अथॉरिटी से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे होते हैं इस एज में, तो इन पे अगर इनके माँ बाप, इनके बड़े भाई बहन हक जिताते हैं, इनके लिए कोई फैसला करते हैं, तो ये उनको पसंद नहीं होती। इसको कहा जाता है क्रिटिकल ऑफ एडल्ट अथॉरिटी। यानी अगर उनके लिए कोई कपड़े पसंद किए जाएं, उनके लिए कोई स्कूल पसंद किया जाए, उनके माँ बाप कहते हैं कि फ़लाँ स्कूल में आपकी मैं एडमिशन करा रहा हूँ, इस तरह उनसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि स्कूल मेरा है तो एडमिशन भी मैंने करना है, तो मैं ख़ुद चूज़ करूँगा कि मुझे किस स्कूल में जाना है। या फ़लाँ कपड़े अच्छे, ये तुम पे अच्छे लगेंगे, उससे कोई बड़ी बहन या भाई तो कहते हैं कि नहीं कपड़े मेरे हैं, पहनना मेरा है, तो फिर मैं ख़ुद अपने लिए पसंद करूँगा या पसंद करूँगी। इस तरह ये अब ख़ुद पे किसी की अथॉरिटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अथॉरिटी ख़ुद से लेना चाहते हैं। इसके अलावा रिलाइज ऑन पीयर रिलेशनशिप, तो ये जो इनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इनका भरोसा होता है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करते हैं इस टाइम, और उन पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं, उन पे रिले करते हैं। मूड स्विंग्स स्पेशली इन अर्ली एडोलेसेंट, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी इनको होती है। अक्सर कामों में थोड़ा सा भी इनको गुस्सा आए तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी शो करते हैं इस एज में। मूड स्विंग्स का मतलब ये है कि ये
खुश होते हैं तो उस खुशी के दौरान ही थोड़ी सी बात हो जाए तो इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और गुस्सा होते हैं तो फिर दोबारा खुश भी जल्दी होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मूड स्विंग्स आते रहते हैं इस पीरियड में। अब देखिए स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब एडोलेसेंट पीरियड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होती है? थ्रू फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग एडोलेसेंट कैन डील विद द प्रॉब्लम। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। जो जेन पियाजे ने स्टेजेस बताए थे तो उसमें स्कूल एज में वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में थे, अब ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में थे, अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ गए हैं। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे। अब इनके सामने जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में लॉजिकली बात करके ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अब इनको जो विजिबल चीज़ें हैं उनसे बियॉन्ड जाके सोचते हैं, डीप थिंकिंग ये करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग करते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, यानी डीप थिंकिंग करते हैं। इतनी इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी होती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, दिस पीरियड इज accompanied यूजुअली बाय चेंजेस इन इमोशनल कंट्रोल, एडोलेसेंट exhibits alternating and recurrent episode of disturbed behavior with periods of quiet one. He may become hostile or ready to fight, complain or resist everything. अब इस पीरियड में इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, यानी इनके इमोशंस अभी स्ट्रॉन्ग इस एज में नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों पे इनको बिहेवियरल रिकरेंट एपिसोड होते हैं डिस्टर्ब बिहेवियर का, कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे एग्रेसिवनेस शो करते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल मीन्स कि मुखालिफत करते हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी चीज़, हर एक चीज़ को, जो भी इनके माइंड को थोड़ा सा भी वो अगर बुरा लगे तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती है। फिर जब ये एडल्टहुड में चले जाते हैं तो एडल्टहुड में इनको हर एक चीज़ की फिर समझ आ जाती है और इनकी इमोशनल कंट्रोल भी अच्छे तरीके से हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट। अब इनकी सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है? ही नीड्स टू नो हु इज़ ही इन रिलेशन टू फैमिली एंड सोसाइटी। अब वो इस तजस्सुस में होता है कि वो कौन है, अपने फैमिली से ख़ुद के रिलेशन को लेके अपने सोसाइटी में वो ख़ुद को देखता है कि उसकी कैसी वैल्यू है। ही डेवलप्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस स्टेज में उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है। ये आपने याद रखनी है MCQs के लिए कि एडोलेसेंट पीरियड वो पीरियड है जिसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है, खुद के जहन में पहचान डेवलप होती है कि मैं कैसा हूँ, मेरी वैल्यू कैसी है, ये सब कुछ। इफ़ द एडोलेसेंट is unable to formulate a satisfactory identity from the multi-identifications, sense of self-confusion will be developed according to Erikson. अब एरिक्सन का कहना था, एरिक्सन का, कि अगर इस स्टेज में ये एडोलेसेंट अपने लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिटी नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, यानी अपनी सोसाइटी में ख़ुद की वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, अपने फैमिली में अपनी वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, तो इसको क्या होता है, सेल्फ कन्फ्यूजन में ये चला जाता है, इसको रोल कन्फ्यूजन होती है। इस तरह ये कन्फ्यूजन के स्टेज में चला जाता है। एडोलेसेंट शो इंटरेस्ट इन अदर सेक्स, ही लुक फॉर क्लोज फ्रेंडशिप। अब इनकी जो फ्रेंडशिप के लिए इनकी लुक होती है वो बहुत ज़्यादा, इसमें ये जो इंटीमेसी है उसकी तरफ चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं। एडोलेसेंट बिहेवियर प्रॉब्लम, इनको बहुत ज़्यादा बिहेवियर के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसा कि एनोरेक्सिया इनको होता है, भूख नहीं लगती है। भूख इनको इसलिए नहीं लगती है कि ये ज़्यादातर इनका जो माइंड होता है वो इधर उधर की चीज़ों पे, और ख़ास करके ये अपने बॉडी इमेज को इनका बहुत कंसर्न होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा ना बन जाऊँ, इस तरह। तो ये फूड को अवॉइड करते हैं, डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से इनको एनोरेक्सिया होता है। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से छोटी छोटी बातों पे, तो फिर उसकी वजह से भी इनको एनोरेक्सिया होता है। अटेंशन डिफिसिट होती है स्टडी वगैरह पे, इस टाइम इनकी अटेंशन सही तरीके से नहीं होती। एंगर इश्यूज़, इनको गुस्से बहुत ज़्यादा आते हैं, और सुसाइड के इश्यूज़ के उन गुस्सों की वजह से इनका एडोलेसेंट पीरियड में अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, और उस कंट्रोल ना होने की वजह से ये सुसाइड वगैरह, एंगर इश्यूज़, ये सब कुछ डेवलप होती हैं, यानी एराइज होती हैं। एडोलेसेंट टीचिंग।
अब एडोलेसेंट टीचिंग यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने इनका ख्याल रखना होता है इस पीरियड में। तो लिखा है कि रिलेशनशिप्स वो इनके पेरेंट्स ने देखने होते हैं कि बच्चा कौन कौन से फ्रेंड्स के साथ रहता है, वो क्या क्या करता है, उसके फ्रेंड्स जो उसके साथ हैं वो कैसे है, माहौल कैसा है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स वगैरह, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि ऐसी कोई बीमारी लगने के ख़दशात ना हो। सब्सटेंस यूज़ और अब्यूज़, ये जो ड्रग अब्यूज़ करना, ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। गैंग एक्टिविटी, कुछ गैंग एक्टिविटी होते हैं, क्रिमिनल्स वगैरह ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें ये बच्चे शामिल हो जाते हैं, तो उनसे इनको बचाना है। ड्राइविंग से इस एज में एहतियात करनी है, क्योंकि ये ड्राइविंग जब करते हैं तो ख़ास करके मोटरसाइकिल्स पे, तो इनको अच्छा स्टूडेंट्स, तो इनको बहुत शौक़ होता है ड्राइविंग का, तो ये उस शौक़ को पूरा करते करते इनकी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। उनको इतने तेज़ी से चलाते हैं, उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से इनको समझ नहीं होती इस स्टेज में। तो इसीलिए इस पे ड्राइविंग पे इनका ख्याल रखना चाहिए। और एसेस टू वीपन, हथियार वगैरह तक इनकी एसेस नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद को और दूसरों को इससे ख़तरा पहुँचा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख ले कि डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज़ में फ्रॉइड की जो थ्योरी थी सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, और जो एरिक्सन की थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, वही जो मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाए थे वही अभी रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जो फ्रूइड थ्योरी थी सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसके स्टेजेस है, ये आपने पहले से पढ़े हैं स्टूडेंट्स के। इन्फेंसी स्टेज है, तो उसमें ओरल सेंसरी स्टेज होता है, यानी ज़्यादा कंसर्न की जो इफेक्ट होती हैं वो ओरल होती हैं, यानी खाने पीने के लिए, और लिप सकिंग वगैरह। तो इस चीज़ों पे इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा बच्चे को दिलचस्पी होती है। उसके बाद टोटलर स्टेज में एनल स्टेज आता है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है। प्री स्कूल स्टेज में जेनिटल स्टेज है, जिसमें जेनिटल फोकस ज़्यादा होता है बच्चों का फ्रूइड के मुताबिक। स्कूल एज स्टेज लेटेंसी स्टेज होती है, जिसमें जो सेक्सुअल जो इनकी डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक लेटेंट हो जाती है। उसके बाद एडोलेसेंट स्टेज जो है वो प्यूबर्टल स्टेज है। ये हमने डिटेल से साइकोलॉजी में पढ़े हैं। अगर आपको यहाँ से अभी समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा वो टाइम इसका इंक्रीज़ हो रहा है। फिर भी अगर आपको ये डिटेल से पढ़नी है तो 4th सेमेस्टर की साइकोलॉजी के लेक्चर्स आप निकाल के देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक स्टेज का डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, तो अप टू 2 years सेंसरी मोटर स्टेज, 2 to 3 years प्री कंसेप्चुअल फेज़, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते थे। तो ये सब ये वही है स्टूडेंट्स, वही चीज़ें हैं। मैं वो वीडियो लेक्चर्स की जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है साइकोलॉजी में, तो उनकी मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में, तो वहाँ से आप ये स्टेजेस पढ़ सकते हैं। देखिए साइको सोशल डेवलपमेंट के एरिक्सन के जो स्टेजेस
थे कि वो जितने भी 8 स्टेजेस थे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ स्टीम वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये सारे स्टेजेस मैंने साइकोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। लिंक आप लोगों को इसके एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर ले। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिट जिसके 8 पार्ट्स थे ये हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 2 ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई मसला है तो मुझे वो टॉपिक बता दें, मुझे अपना क्वेश्चन बता दें कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर एक अलग वीडियो लेक्चर बना के आप लोगों को समझा दूंगी, आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।